KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत लोग और अर्थव्यवस्था की छठे अध्याय जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज के तीसरे वीडियो का हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। रालेगण सिद्धि अहमदनगर महाराष्ट्र में जल संभर विकास एक वस्तु स्थिति अध्ययन। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में रालेगण सिद्धि एक छोटा सा गांव है। यह पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है। 1975 में यह गांव गरीबी और शराब के गैर कानूनी व्यापार जाल में जकड़ा हुआ था। उस समय गांव में परिवर्तन आया जब सेना का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी उस गांव में बस गया। जल संभर विकास का कार्य आरंभ किया। उसने गांव वाले को परिवार नियोजन और ऐच्छिक श्रम, खुली चराई, वृक्षों की कटाई रोकने और मद निषेध के लिए तैयार किया। ऐच्छिक श्रम आर्थिक सहायता के लिए सरकार कम से कम निर्भर रहने के लिए आवश्यक था। उस स्वयंसेवी के कथनानुसार इसने परियोजनाओं की लागत का सामाजिकरण कर दिया। जो व्यक्ति गांव के बाहर काम कर रहे थे उन्होंने प्रति वर्ष 1 महीने का वेतन देकर विकास कर। आगे हम लोग देखते हैं कि गांव में अंतःस्रावी तालाब के निर्माण के साथ कार्य शुरू किया गया। 1975 में तालाब में पानी नहीं रुक सका। तटबंध की दीवारें रिस रही थीं। तटबंध को स्वैच्छिक रूप से मरम्मत करने के लिए लोगों को एकत्र किया गया। लोगों की याद में पहली बार गर्मी में इसके नीचे 7 कुओं में जल भर गया। लोगों ने अपने नेता और उसके विचारों में अपना विश्वास दिखाया। नौजवानों का एक समूह बनाया गया जिसे तरुण मंडल कहा गया। समूह ने दहेज प्रथा, जातिवाद और छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। शराब आश्वासन इकाई खत्म कर दी गई और मद निषेध लागू कर दिया गया। थान पर चारा देने पर जोर देकर खुली चराई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। गहन जल फसल जैसे गन्ने की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे दालें, तिलहन और कुछ नकदी फसलों को प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि स्थानिक संस्थाओं के सारे चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर शुरू कर दिए गए। इसने संप्रदाय के नेताओं को लोगों का पूर्ण प्रतिनिधि बना दिया। न्याय पंचायत प्रणाली स्थापित की गई। तब से कोई भी मुकदमा पुलिस को नहीं दिया जाता है और 22 लाख रुपए की लागत से एक विश्वविद्यालय की इमारत का निर्माण केवल गांव के संसाधनों के उपयोग से किया गया। उसके लिए कोई भी दान नहीं लिया गया। आवश्यकता पड़ने पर धन को कर्ज से लेकर बाद में वापस कर दिया गया और इस प्रकार से गांव वालों को इस आत्मनिर्भरता से गर्व की अनुप्रेरणा और ऐच्छिक भावना की सी अनुप्रेरणा से श्रम की हिस्सेदारी की एक नई प्रणाली का डेवलपमेंट हुआ। और इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि लोगों की कृषि कार्य में स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करने लगे। भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार मिल गया। आगे हम लोग देखेंगे कि आजकल ग्राम और अपने समीपवर्ती ग्रामों में उनके लिए भूमि खरीदने की योजना बनाते हैं। ये देखिए, ये रालेगण सिद्धि जल संभर विकास के पूर्व का ये फिगर है, चित्र है। रालेगण सिद्धि जल संभर विकास के पूर्व का ये मानचित्र है। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे ये रालेगण सिद्धि जल संभर विकास के बाद की कंडीशन। ये देख लीजिए कितना बढ़िया सुसज्जित और पर्यावरण के अनुकूल इसको डेवलप कर दिया गया। ठीक।
इस प्रकार आगे चलते हैं हम लोग। वर्तमान में जल पर्याप्त मात्रा में है, खेती फल फूल रही है। यद्यपि उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक हो रहा है। नेता के बाद कार्य जारी रखने के लिए वर्तमान पीढ़ी की समृद्धि को बनाए रखने की योग्यता के संबंध में प्रश्न उठता है। उनके शब्दों में इसका उत्तर मिलता है कि रालेगन के विकास की प्रक्रिया एक आदर्श गांव बनने तक नहीं रुकेगी। बदलते समय के साथ लोगों के विकास के लिए नए रास्ते की ओर अग्रसर है। भविष्य में रालेगन देश का एक अलग मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। आगे हम लोग ये मानचित्र देख लेते हैं। जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण, ये है प्रस्तरकूप चेक डैम सर्विस, ठीक। आगे है झीलों द्वारा जल संग्रहण, झीलों द्वारा जल संरक्षण, ठीक। और आगे हम लोग देखेंगे सर्विस कूप द्वारा जल संरक्षण, छत पर वर्षा जल संग्रहण। ये देखिए छत पर पानी इकट्ठा कर दिया जा रहा है उसके, और उस छत का पानी एक पाइप के रास्ते से ज़मीन में एक हौज बना है, उसी हौज में जाता है, ठीक। इस प्रकार से जो अगला चित्र है वो पुनर्भरण जल संरक्षण, ये इसका ये मानचित्र है, ठीक। ये वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियां हैं जो आप लोगों ने देखा। फिर आगे चलते हम लोग। बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण प्रविधि का उपयोग करने का क्षेत्र व्यापक है। इसे घरों की छतों और खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रहण किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता कम करता है। इसके अतिरिक्त मांग आपूर्ति अंतर के लिए सेतु बंधन के कार्य के अतिरिक्त इससे भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि पुनर्भरण से भौम जल स्तर में वृद्धि। आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि का देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों और शहरों में पहले ही आपूर्ति से आगे बढ़ी। इस प्रकार हम लोग आगे देखेंगे कि इस प्रकार से उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी के विलवणीकरण और शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या, नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों से कम जल के क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करके भारत में जल समस्या को सुलझाने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। और इस प्रकार से फिर भी व्यक्तिगत, उपभोक्ता, घरेलू और समुदायों के दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ी समस्या जल का मूल्य है। इस प्रकार से अब हम लोग आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं, या कह लीजिए मेन कैरेक्टरिस्टिक। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जल नीति 2002 जल आवंटन प्राथमिकताएं विस्तृत रूप में निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई हैं। पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायन, औद्योगिक और अन्य उपयोग। इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से इसके जो लक्षण हैं, मुख्य लक्षण हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला है सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल
घटक में सम्मिलित करना चाहिए जहाँ पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। नेक्स्ट है पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कि सतत और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। और नेक्स्ट है जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधरनी चाहिए। आगे है दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। और लास्ट है शिक्षा विनिमय उपक्रमणों प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी। इस प्रकार से अब हम लोग आगे जल क्रांति अभियान को समझने का प्रयास करेंगे। ये 2015-16 का डाटा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जल एक पुनः उपयोगी साधन है लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है तथा आपूर्ति और मांग के बीच अंतर समय के साथ बढ़ता जाएगा। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन दुनिया के कई क्षेत्रों में जल तनाव की स्थिति पैदा कर देगा। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि भारत की एक खास स्थिति उच्च जनसंख्या वृद्धि और तेज़ी से आर्थिक विकास के साथ पानी की बढ़ती जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 1915-16 में आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानिक निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं, जिसमें पहला है जलग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया है। और नेक्स्ट है भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई है, जैसे उत्तर प्रदेश हरियाणा उत्तर में और उसके बाद कर्नाटक तेलंगाना तमिलनाडु दक्षिण में, राजस्थान गुजरात पश्चिम में, ओडिशा पूर्व में, मेघालय उत्तर। और इस प्रकार से तीसरा पॉइंट है प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण की व्यवस्था की गई। दूसरा पॉइंट है भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना। तीसरा है देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे। चौथा पॉइंट है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जल संचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर, प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता माध्यम है। और इस प्रकार से सारांश में कहा जा सकता है कि जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए। इस प्रकार से आज हम लोगों ने भारत लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 6ठे अध्याय
जल संसाधन या कह लीजिए वाटर रिसोर्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।